हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 साइंस सब्जेक्ट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट जब हमने पढ़ा तो सभी स्टार्ट करते हैं, एसिड को समझते हैं। सबसे पहले एसिड को हम पढ़ते हैं तो जैसे नॉर्मल सा क्या होता है कि एक भैया अगर मैं वीकर में आपको 2 से 3 सब्सटेंस दे दूं तो आप कैसे बताएंगे कि ये एसिडिक कौन सा है, कौन सा बेसिक है। उसके लिए क्या करते हैं, जनरली हम जो प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं ये समझते हैं कि जो एसिड होता है वो क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है, और बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। बस तो क्या सिर्फ टेस्ट के माध्यम से हम बता देंगे कि भैया ये एसिड है कि बेस है। देखो होता क्या है कि आपने कई सारी मूवीज देखी होंगी, कई सारे एक्सीडेंट्स देखे होंगे, कुछ बदतमीज लड़के लड़कियों के फेस में एसिड डाल देते थे। पहले ये केसेस काफ़ी हो जाया करते, तो उससे देखो उनका फेस डिस्टर्ब हो जाता था। तो एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि कितना देखो फेस डिस्टर्ब कर देता है ना। तो वैसे ही क्या आप एसिड को हमेशा टेस्ट करके नहीं बता सकते क्या कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक केमिकल कंपाउंड है जिसको या फिर डिप करेंगे उस पर, या फिर उस पर 2 से 3 ड्रॉप ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ या तो कलर चेंज कर देगा या ऑर्डर चेंज कर देगा, मतलब स्मेल चेंज करके बता देगा कि मैं एसिड हूं या बेस हूं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। वो इंडिकेटर्स हेल्प हमको इंडिकेट करवा देंगे कि ये एसिड है कि ये बेस है। ठीक है, समझ में आया। चलो तो इंडिकेटर्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखो 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो भैया जो विजुअल हो, मतलब कि जब उसमें हम कुछ चेंज करें तो दिख जाए, कलर चेंज में दिख जाए, तो विजुअल के लिए क्या हो जाए, चेंज इन कलर हो जाए। और क्या हो सकता है सोचो, मतलब जिसमें स्मेल क्या हो, स्मेल का चेंज हो, उसको कहते हैं चेंज इन वाला स्मेल। जिसको सबसे पहला वाला होता है विजुअल इंडिकेटर, दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, चलो लिटमस में सबसे पहला आता है लिटमस। लिटमस देखो 2 कलर के होते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है। ठीक भैया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज मैं लिख देता हूँ, ऐसे डिसाइड कर लेते हैं ना एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा। ठीक है, अगर एसिड है और बेस है, ठीक है, तो सबसे पहले रेड लिटमस पेपर को लेते हैं। रेड लिटमस पेपर को जब डिप करते हैं किसमें, एसिड में, तो कोई चेंज नहीं देता। क्या करता है, कोई चेंज नहीं देता। बट यही अगर रेड लिटमस, ध्यान सुनना, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जगह उतनी नहीं है, सुनते जाओ ध्यान से। ठीक है, नोट्स सुनने के भी बनानी है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। बट यही अगर बेस में डाल देंगे तो किस कलर में कर देगा, उसको ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो ये रेड में चेंज कर देगा, और ब्लू को फिर बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं देगा। ठीक है, फिर आते हैं टर्मरिक में। टर्मरिक भैया, अच्छा सच सच बताओ, किसको किसको नहीं पता टर्मरिक क्या होता है। तो बेटा जिसको तुम लोग खाते हो यार, हल्दी। ठीक है, तो जैसे देखा होगा ना आपने, कपड़ों में हल्दी के दाग लग जाते हैं कभी, तो अगर आप उसको धोने के लिए डालते हैं, फिर आप खुद धोने बैठते हैं, तो जैसे उसमें आप सोप सोल्यूशन अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप कुछ सोप उसमें टच में आता है, कांटेक्ट में सोप के, तो वो क्या हो जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का थोड़ा सा कलर देने लगता है कि नहीं देने लगता है, क्यों देने लगता है आई समझते हैं। ठीक है, तो टर्मरिक को क्या करते हैं, जब एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं देता है, कोई चेंज नहीं देता है। बट जब बेस में डालते हैं तो क्या करता है, वो डीप ब्राउन कलर देता है। क्या देता है, डीप ब्राउन। अब रेड कैबेज भैया जो पत्ता गोभी होती है, ठीक है, अब रेड कैबेज भैया रेड लिखा है तो रेड कलर की मत मान लेना, इसका कलर होता है पर्पल। क्या कलर की होती है, किस कलर की होती है, पर्पल कलर की। ठीक है, तो जब एसिड में उसको ऐड करेंगे, एसिड में जब करेंगे तो क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ। रेड कैबेज को एसिड में जब डिप करेंगे तो ये कलर चेंज करके हो जाएगी रेड। क्या हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी। बट जब इसमें बेस में करेंगे तो ये हो जाती है किस कलर की, ग्रीन कलर की। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आते हैं फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, समझना, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन को क्या करते हैं, जब फिनोप्थलीन को हम डिप करते हैं एसिड में, किसमें डिप करते हैं, एसिड में, तो कोई चेंज नहीं देता है। क्या करता है, कोई चेंज नहीं देता है, कलरलेस होता है, कलरलेस ही रहता है। ठीक है, बट जब किसमें डिप करते हैं, बेस में, तो ये लड़कियों का फेवरेट कलर देता है, क्या है, पिंक। कौन सा कलर देता है, पिंक। ठीक है, फिर आते हैं मिथाइल ऑरेंज में। किसमें आते हैं भैया, मिथाइल ऑरेंज में। मिथाइल ऑरेंज देखो बेटा एक सॉलिड होता है। क्या होता है, एक सॉलिड होता है, इसको मतलब डिसॉल्व कर देते हैं गर्म पानी में, तो उसके बाद ये, फिर उसके बाद इसको फिल्टर कर लेते हैं। जब फिल्टर कर लेते हैं फिर उसके बाद इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर करने के बाद 2 से 3 ड्रॉप उस सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं तो कलर चेंज कर देता है। अब कलर चेंज कौन सा देता है, आओ देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज
जब हम एसिड सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो रेड कलर देता है। क्या करता है, एसिड में ऐड करते हैं तो क्या करता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है, और जब बेस में करते हैं तो येलो में हो जाता है। किस में हो जाता है भैया, येलो में हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो कि स्मेल में चेंज दिखाएं। किसमें स्मेल, मतलब अगर आपने उसमें कहा तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं आपको होता हुआ, बट जो स्मेल आ रही है ना ऑर्डर उसका, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ओरियन भैया सबको पता है कि उसकी स्मेल कैसी होती है, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल। तो भैया जब एसिड में काटते हैं तो इनका ऑर्डर चेंज नहीं होता, मतलब इनकी स्मेल आती रहती है, बट यही जब बेस में ऐड कर देते हैं तो तीनों का क्या चला जाता है, क्या चला जाता है, ऑर्डर चला जाता है, मतलब उनकी स्मेल चली जाती है। ठीक है, तो समझ में आया इंडिकेटर्स। चलो भैया आगे करते हैं। देखो अब मेरी बात को समझना, एसिड हमने पढ़ा, अभी तक इतना हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ये नॉर्मल आप ऊपर ऊपर का देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, लेकिन इस क्लास में हम उसके अंदर जाने वाले हैं। क्या, एसिड को जूम करके उसके अंदर जाके देखने वाले हैं कि वो कैसा है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो पहले पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा। ठीक है, इसके पहले मैं चाहता हूँ आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लो जो कि पढ़ चुके हो। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट, भैया एकदम रटा हुआ है। ठीक है, एसिड आर हाईली करोसिव इन नेचर, एकदम करोसिव होते हैं ना, जला के रख देंगे अगर आप डाल दो। ठीक है, एसिड आर देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया भैया? अच्छा लिखा तो है, नीचे आ गया, सॉरी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये तीन फिजिकल, मतलब कि नॉर्मल पानी आप देखोगे, अब भैया बारिश का पानी जब होता है नीचे जमीन में भर जाता है, करंट तो मारता है। देखो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल वाटर होता है, एकदम डिस्टिल वाटर ले लो, कि मतलब उसमें ना ही कोई दूसरे सब्सटेंस ना हो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता क्योंकि उसमें फ्री आयन नहीं होते। मोवियाइल आयन मतलब जो आयन मूव कर सके वो आयन उस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और एसिड के डालने के बाद वो आयन आ जाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने लगता है। ठीक है, कैसे कराता है आओ पढ़ते हैं भैया। हाँ, तो एसिड क्या होता है, एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट रिलीज वन और मोर हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या है ये बताता हूं, मतलब क्या होता है, H+ आयन रिलीज करता है। क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, तो जैसे ही एसिड को डाला पानी में तो वो H+ आयन रिलीज करता है, पिया, और H+ आयन क्या करता है, वाटर के साथ H2O के साथ मिलके H3O+ बना लेता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, लाइट चली गई क्या, चलो ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। तो ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होता है, जो नेचुरली अकरिंग होता है, जैसे एसिटिक एसिड, विनेगर वाला, फॉर्मिक एसिड, चींटी जो काटती है ना, चींटी के पास जो एसिड होता है उसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। और जो सिंथेसिस इन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में बैठ के बनाया जाए उसको कहते हैं मिनरल एसिड, जो जैसे कि आपका HCl और H2SO4 जो जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, वीक मतलब उतना करोसिव नहीं होता। जैसे कि आप नींबू होता है, बड़े सब्जी में डाल के खा लेते हैं, वो भी तो एसिडिक होता है भैया, वो तो नहीं जला रहा है। तो उनका सबका अलग अलग नेचर होता है कि कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम एसिडिक होते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा ये सब अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े। ये तो हमने कर लिया भैया। अब हम करने वाले हैं एसिड्स के साथ खुराफात। क्या करने वाले हैं, एसिड्स के साथ क्या करने वाले हैं भैया, खुराफात करने वाले हैं। क्या खुराफात करने वाले हैं, एसिड्स को हम ऐड करने वाले हैं, मतलब मेटल से मिलाने वाले हैं। मेटल के साथ क्या कराने वाले हैं, उनकी रिएक्शन कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं, रिएक्शन कराने वाले। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो मैंने आपसे कहा कि आज हम क्या करने वाले हैं, एसिड में अंदर घुसने वाले हैं। किसमें, अंदर, मतलब केमिकली कैसा है वो, उसका केमिकली उसको पढ़ने वाले हैं कि मतलब किसके साथ क्या काम करके वो दिखाएगा, क्या चेंज दिखाएगा अगर वो किसी के साथ मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं मेटल का रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। तो जब हम मेटल को एसिड में डाल देते हैं, जैसे कि अगर आप एक बढ़िया सा एक टेस्ट ट्यूब लो ऐसे, उसमें कुछ ग्रेनुअल्स आप क्या करो, ऐड कर दो, किसके, मेटल्स के, तो वो क्या रिएक्शन दिखाएगा आइए समझते हैं। ठीक है, मेटल प्लस एसिड को अगर आप ऐड कर दो तो वो देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, याद रखना मेरी बात। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो डाइल्यूट एसिड लाइक डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, डाइल्यूट H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, बोथ रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखो ध्यान सुनो, एक्टिव मेटल उसने कहा है। मेटल एंड नॉन मेटल में आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे मेटल की, जिसमें कि कुछ हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और कुछ क्या होते हैं हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि Cu। तो Cu क्या करेगा, एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इसलिए ये बात ध्यान रखना कि बच्चे ध्यान एकदम अंधा कुआं भागते रहते हैं कि सारे मेटल्स कर जाएंगे, तो कुछ मेटल्स क्या होते हैं, इतने एक्टिव नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सबसे पहले जैसे Mg को रिएक्ट कराने वाले हैं H2SO4 को, मैग्नीशियम को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको देगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। भैया यहाँ पे एक चीज़ समझना कि इसकी वैलेंसी होती है +2, ठीक है, और SO4 की होती है -2। क्या होती है, -2, ठीक है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, उसको 2 लेने हैं, मिलके बना लिया MgSO4। ऐसे रिएक्शंस को जब भी आप लोग देखें या कुछ भी कर रहे हो पढ़ाई के नाम पे, जो केमिस्ट्री के नाम पे, ठीक है, तो रिएक्शंस को ट्राई करें कि पहले खुद बनाएं, ठीक है, इस साइड की तरफ देखने से पहले खुद बनाएं। बस ये तो पता ही है कि सॉल्ट मिलेगा, समझ में? ये वाली लाइन पढ़ लें कि मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद ट्राई करें कि अगले रिएक्शंस को आप बनाएं, ठीक है। जैसे फिर आगे करते हैं, Na को रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4 के साथ, फिर वो क्या दे रहा है, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर आगे आते हैं Na प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आराम से आप बिना हेजिटेशन के क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। आगे है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। देखो समझ में बात को, मेटल के साथ रिएक्ट कराए, मेटल के साथ रिएक्ट कराने के बाद क्या मिला भैया हमको, मेटल के साथ रिएक्ट कराने के बाद हमको मिला सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमने 3 इक्वेशंस करके भी देख लें, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो आओ कराते हैं। मेटल ऑक्साइड के साथ हम जब कराते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट प्लस वाटर। देखो यहाँ पे पीछे आपको मिल रहा था हाइड्रोजन गैस, वाटर की जगह क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन गैस सिर्फ, ठीक है। बस यहाँ पे नया क्या है, ये आपको अब वाटर मिलने लगेगा। क्या मिलने लगेगा, वाटर मिलने लगेगा, जैसे कि CuO, ठीक है, CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, को आप HCl से रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। क्या मिलेगा, H2O। देखो यहाँ पे मैंने ना कुछ रिएक्शंस अगर अनबैलेंस छोड़ दी हूँ तो आप लोग उसे बैलेंस कर लीजिएगा, पर ट्राई किया है कि मैंने लगभग बैलेंस कर दिया हो, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखो सबसे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसकी मेकिंग पढ़ चुके हैं, कैसे बनाते हैं, इसको बर्न करते हैं। बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से अच्छे से रब करके साफ कर लेते हैं ताकि रिएक्शन में कोई फॉल्ट ना आए, ठीक है बच्चों। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, ये भी, इसको HCl से रिएक्ट कराया, मिला MgCl2 प्लस वाटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसिड के और बेस के इंडिकेटर्स क्या क्या होंगे, मतलब कैसे पता करेंगे ये क्या होगा। फिर एसिड खोला, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद उसका मेटल से रिएक्शन करवा के देखा, अब मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्शन करवा लिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे अब हम मेटल के साथ किसका रिएक्शन, मेटल बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हैं, किसके साथ कराने वाले हैं, बोलो 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 जल्दी बोलो, किसके साथ कराने वाले हैं, बोलो, एसिड के साथ कराने वाले हैं, ठीक है भैया। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। चलो मैं बता देता हूँ, कार्बोनेट होता है CO3 और बाइकार्बोनेट होता है HCO3, ठीक है। इसकी वैलेंसी होती है -2 और इसकी वैलेंसी होती है -1। समझ में आया बच्चों? चलो इसका रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, पहले हमें सॉल्ट मिल रहा था, H2 गैस मिल रही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, H2 के साथ जब मेटल ऑक्साइड रिप्लेस हो गया, फिर मतलब मेटल ऑक्साइड आ गया तो फिर हमें वाटर मिलने लगा। अब क्या है, जब बाइकार्बोनेट आ जाएगा तो आपको नई चीज एक और क्या मिलने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, याद रखना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके पहले थोड़ा सा पीछे आ जाओ,
एक सेकंड के लिए मेटल वाले में आ जाओ, बस यहाँ पे भैया यहाँ पे H2 गैस मिल रही है, इसका आप हमें कोई एक्सपेरिमेंट बता दो कि हम बता सकें कि ये H2 गैस ही है। इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको बढ़िया से लेना है एक टेस्ट ट्यूब, ऐसे टेस्ट ट्यूब ले लेना है, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट एसिड फिल कर देना है, ठीक है। आप इसी रिएक्शन को मान लीजिए जैसे कि आप MgH2SO4 वाली रिएक्शन मान लीजिए, ठीक है। आपने H2SO4 डाल रखा है, इसमें क्या किया, कुछ ग्रेनुअल्स डाल दिए, किसके, Mg के, मतलब कुछ टुकड़े डाल दिए, समझ में आ रहा है भैया। उसको डालने के बाद आपको पता है भैया इसमें आपको MgSO4 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको H2 गैस मिल रही थी, क्या मिल रही थी, H2 गैस। तो गैस क्या है, उसका नेचर ऊपर स्केप करना चाहेगा, इसके लिए आप स्केप ना हो इसलिए यहाँ पे एक कॉर्क लगा देंगे, कॉर्क में एक होल करके यहाँ से स्ट्रॉ डाल देंगे ग्लास की, और एक सोप सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे रख देंगे, उसमें ये ज़्यादा ऊपर चला गया ना, इसको अंदर रखेंगे कि ये उसका वो सोप सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि आप ये रिएक्शन टेक प्लेस होगी तो यहाँ से बबल्स निकलने लगेंगे, क्या निकलने लगेंगे, बबल्स निकलने लगेंगे, ठीक है। इसके लिए आप एक जलती हुई कैंडल लेके आओ, ठीक है, जहाँ इसके पास लाओगे तो ये पॉप साउंड करके पप 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 करके आवाज़ करके फूटने लगेंगे, ठीक है। फूटे, देखो फोड़ दिया भैया ने, ठीक है, समझ में आया। ये थोड़ा सा मिस हो गया था तो अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं मेटल कार्बोनेट वाले में। मेटल कार्बोनेट की भी है ना एक थोड़ा सा टेस्टिंग, किसकी, CO2 की, किसकी है, CO2 की, ठीक है भैया। चलो फिर उसके बाद अगली रिएक्शन है फेरिक कार्बोनेट, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, फेरिक सल्फेट, H2O CO2 मिलेगा, ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू सोडियम सल्फेट, वाटर एंड CO2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया। यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये आपको CO2 है कि नहीं है। जैसे कि आपने एक किसका टेस्ट बताया आपने भैया हमको, जैसे कि आपने हमें अभी टेस्ट बताया हाइड्रोजन गैस के लिए कि भैया हाइड्रोजन के लिए आपने पॉप साउंड वाला बताया ना, वैसे ही हमें एक CO2 के लिए भी बता दीजिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे समझिएगा, आप सबसे कौन सी रिएक्शन लेना पसंद करोगे, ये वाली ले ले, चलो पहली वाली ले लो, जगह कापी यहीं पे बता दें क्या, यहीं बता दिया जाता है। चलो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो रिएक्शन टेक प्लेस करवा रहे हैं इसके लिए आपको ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में आप डाल दिए, मान लीजिए इसमें पड़ा हुआ है ऑलरेडी आपका HCl, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब डाइल्यूटेड है। क्या डाइल्यूटेड क्या होता है अभी आके डाइल्यूशन आपको बता दूंगा, कई बच्चों को क्लियर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बार बार डाइल्यूट बोल रहा हूँ, तो ये डाइल्यूट है क्या तो अभी बता देता हूँ थोड़ी देर से, ठीक है, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमने डाल दिया इस पर कुछ ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट डालने के बाद इसको उसके पहले ही आप जैसे डालो उसको कॉर्क लगा के बंद कर दो, इसमें से ऐसे ही वैसे ही स्ट्रॉ टाइप स्ट्रक्चर लगा दीजिए, इसको ऊपर थोड़ी उठाना है, इसको बस यहीं तक का काम है, ठीक है भैया। आप हाँ ये क्या हो रहा है, पेन है ना ये, तो हाँ भैया आपको मैं बता दूं कि आपको इसके पहले वीडियो मैंने वाइट वॉशिंग के लिए एक रिएक्शन बताई थी, सच बताओ बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी ना। तो वाइट वॉशिंग के लिए रिएक्शन बताई थी, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, अच्छे से याद करो, आपको याद होगा कि आपने पढ़ा तो आप उसके लिए क्या कर रहे थे, क्विक लाइम से स्लेक लाइम बना रहे थे पानी में ऐड करने के बाद। जो स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम क्या होता है, उसको जब आप वॉल्स पे अप्लाई कर दे रहे थे, तो वॉल्स में जब वो अप्लाई कर दे रहे थे आप, तो उसके बाद वो कुछ टाइम बाद जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या कर दे रहा था, जब वो रिएक्शन कर देने के बाद क्या हो जाता, व्हाइट हो जा रहा था, एकदम व्हाइट व्हाइट दीवार चमकने लग रही थी। तो वही वाली बस यही रिएक्शन करनी है कि आपको क्या लेना है, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेना है स्लेक लाइम, जिसका फॉर्मूला याद करो CaOH होल ट्वाइस। याद है, याद है, नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे नहीं रखना, इसको क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है और ऐसे सेट करना है। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब को लाना है, ऐसे ये पाइप इसमें अंदर चला जाए, किसके,
स्लेक लाइन के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही CO2 यहाँ से जाएगी और इसके अंदर पहुँचेगी, CO2 क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, ठीक है। इसके साथ क्या करेगी, CO2 रिएक्शन करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। और रिएक्शन करने के बाद ये बना देगी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी भैया कि नहीं बना देगी। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी तो ये यहाँ पे नीचे व्हाइट कलर का PPT सेटल डाउन होने लगेगा। तो जैसे ही व्हाइट कलर का PPT सेटल डाउन होने लग जाए, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। ये टेस्ट कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता, ठीक है। चलो, ये पूछ लेता है कि कैसे बताओ कि कैसे टेस्ट करोगे कि इसमें CO2 निकल रही है या नहीं निकल रही है। बच्चों समझ में आया था। चलो आगे करते हैं। ये काम करते हैं, लास्ट में करते हैं। थोड़ा सा आ जाते हैं एसिड्स के यूसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, दिख नहीं रहा होगा, कट आउट होगा, दिख रहा है, मैं भी दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास और इनेमल्स, लेदर्स, पेपर और एक्सप्लोजिव बूम बनाने का काम आता है, ठीक है। इसको आप प्रिजर्वेटिव ऑफ ग्रेन्स, जैसे कि आपको पता होगा ग्रेन्स मतलब जो अनाज वगैरह आता है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी यूज करते हैं। यूज इन डिटर्जेंट्स जो होता है ना कपड़े धोने वाला आपका, उसको भी उसमें भी यूज करते हैं। फिर आते हैं नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले जाता है, पर यहाँ पे आप समझिए कि रेन वाटर में नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि वो नीचे आता है नाइट्रिक एसिड, फिर उसके बाद आपकी ज़मीन में गिरता है। आपको पता होगा कि आपके प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो ये हेल्प करता है उसमें, ठीक है। और साथ ही साथ फर्टिलाइजर बनाने में हेल्प करता है। और दूसरी चीज एक्सप्लोजिव बनाने में भी, जैसे TNT मतलब बोलो, ट्राई नाइट्रो टाउलिन। टाउलिन क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है ऐसे, ट्राई नाइट्राइल टाउलिन, हाँ ठीक है। बेंजीन में ऊपर CH3 और लगा होता है, ठीक है। वैसे आपको ये पता नहीं होगा पर कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, जो कि अभी बहुत 4-5 बार इसके पहले इसकी रिएक्शन देख चुके हैं। इसको आप डिटर्जेंट और आर्टिफिशियल फाइबर में भी यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग बैटरीज में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अल्म बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबको पता है भैया कि ये आपके पेट में भी, स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है, हेल्प करता है फूड डाइजेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है, और बाथरूम क्लीनर जो आप लोग बनाते हैं ना उसमें भी यूज करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चीज़ PVC मैन्युफैक्चरिंग में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है भैया। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आया बेटा? अब देखो एसिड हमने क्या क्या काम होते हैं, मेन एसिड के काम पढ़ लिए। एसिड की रिएक्शन करवा ली, किसके साथ कराई, पहले बताओ। मेटल के साथ कराई, मेटल के साथ कराई तो क्या मिला, बताओ जल्दी से। सॉल्ट मिला, हाइड्रोजन गैस मिली। फिर उसके साथ मेटल ऑक्साइड के साथ कराई, क्या मिला, सॉल्ट मिला, वाटर मिला। फिर उसके बाद बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ कराई, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं, मिलने वाली चीजें सब सेम रही। क्या रही, सब मिलने वाली चीजें सेम रही। क्या क्या मिला बताओ जल्दी से। सॉल्ट मिला, वाटर मिला और CO2 मिला। क्या मिला, सॉल्ट मिला, वाटर मिला और CO2 मिला। याद है उसका टेस्ट कैसे किए दोनों का, हाइड्रोजन का टेस्ट भी बता दिया और किसका टेस्ट बताओ जल्दी से, CO2 के लिए टेस्ट भी बता दिया, जिसको आपको स्लेक लाइन में। अब आते हैं बेस में। बेस में क्या होता है भैया, सब कुछ आप एक चीज याद करो। बेस में पहले प्रॉपर्टी बताता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर से दिख रहा है बेस आपको। बेस आर जनरली बिटर इन टेस्ट, ठीक है, एक ये ठीक है। बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू एंड मिथाइल ऑरेंज टू येलो। अरे ये तो पढ़ लिया भैया पहले, ये कहे बता रहे हैं, ठीक है। बेस आर हाईली करोसिव, भैया ये तो एसिड भी होता है। बेस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो भैया एसिड भी होता है। मतलब सिर्फ ये वाली चीज है कि मतलब आप उसको जब टच करोगे तो बढ़िया सोपी लगेगा, और क्या लगेगा थोड़ा सा अगर टेस्ट करो तो बिटर लगेगा। अब ये नहीं कि आप क्या करो सारे बेस को खा के चेक करके बताओ, ठीक है। चेक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बेटा लाइट बहुत परेशान कर रही है आज आपकी क्लास में ना, बार बार लाइट जा रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, ठीक है। चलो अब आते हैं बेस में। भैया बेस में क्या होता है, बेस में भैया सब कुछ वैसा ही होता है
नहीं भैया, सब कुछ वैसा नहीं होता है, कुछ तो अलग होता होगा। हाँ, कुछ अलग होता है कि जैसे बेटा देखो उसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा था, इसमें क्या होता है OH निगेटिव, जिसको आप क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। ठीक है, अब भैया यहाँ पे आते हैं एल्कली और एल्कलाइन। देखो यहाँ पे एल्कली लिखा हुआ है, ठीक है, एक आप पढ़ते हैं एल्कली और एल्कलाइन। भैया ये दोनों चीजें हैं क्या? यहाँ पे तो एल्कली बस लिख के लाएं। देखो क्या होता है कि जब हम बेस को क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसेस जो होते हैं, मतलब वाटर में जब उसको डिसॉल्व कर दें, ठीक है, तो जो आपके पास रहेगा उसको क्या बोलते हैं एल्कली, ठीक है, और एल्कलाइन। अब इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, क्यों किसी को एल्कली और क्यों किसी को एल्कलाइन बोलते हैं? ठीक है, देखो होता क्या है कि जैसे कि अभी आप इतना समझ गए होगे या फिर नहीं समझे होगे, तो अभी लास्ट में जब पूरा कंक्लूजन बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ध्यान सुनना, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं भैया? बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या मेटल ऑक्साइड नहीं बेटा, जब उसको आप पानी में डिजॉल्व करते हो तो एज अ बेस काम करते हैं कि नहीं करते? मेटल ऑक्साइड अभी रिएक्शन पढ़ी ना आपने, आगे समझाऊंगा कैसे होते हैं बेसिस की तरह। ठीक है, तो जब आपके पास एल्कली मेटल्स, मतलब ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्यूबिडियम, सेसियम, ये जो 6 मेटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स जो कि मेटल्स भी होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को मत लेना, भी हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, यहाँ पे FR को ले लेना। तो ये जो नीचे के 6 क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, ये होते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो जो बेस इन मेटल से बने हों उनको एल्कली बोलते हैं। इसके अलावा भी तो बेस होंगे, बाकी सारे बेसेस को एल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन बोलते हैं। तो एल्कली क्या होता है? आर डिफाइंड एज वाटर सोल्यूबल बेसिस, सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड आर वाटर सोल्यूबल। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे मैं इसलिए लिख के भी लाया हूँ CuFeAlOH होल थ्राइस, ये सब क्या होते हैं? एल्कली नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये एल्कलाइन होते हैं, क्योंकि ये एल्कली मेटल से बने हुए नहीं होते। कौन कौन से मेटल होते हैं एल्कली? आपको पीरियोडिक मेटल मैंने दिखा दिया। समझ में आया बच्चों? चलो ठीक है, तो बेस क्या करते हैं? बेस करते हैं भैया हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, और एसिड क्या कर रहे थे? हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे थे। ठीक है, हाइड्रोनियम जिसमें वो बना ले रहा था। आगे बढ़ते हैं भैया। अब भैया एसिड एसिड के अंदर इतनी चुल थी तो बेस के अंदर कैसे कम रह सकती है? ठीक है, मतलब एसिड बिलाई बेस कहेगा कि भैया एसिड को तो इतनी सारी इज्जत दी, मुझको क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, तो अब बेस को भी इज्जत देनी पड़ेगी, तो चलो देते हैं। बेस के लिए क्या करते हैं? ब्रेक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। सबसे पहले मेटल के साथ कराते हैं। मेटल के साथ कराने पे भी सेम टू सेम वही चीजें देखने को मिलती हैं जो कि आपको एसिड के साथ कराने में मिली थी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कराते हैं Zn को HN नहीं सॉरी वो तो एसिड था, NaOH के साथ। ठीक है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको मिलता है N2ZnO2 जो कि एक सॉल्ट होता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन मिलता है वैसे ही AI कौन सा एटम होता है भाई? क्या लिख दिया है? Al होगा, एल्युमिनियम लिखना होगा। हो सकता है कंफ्यूजन हो गई होगी। ठीक है, तो Al का कराएंगे NaOH के साथ। यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने आपको थोड़ा सा क्या डाल दिया है? H2O भी डाल दिया है, H2O डाल दिया है। उसके बाद आपको मिलेगा NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ पे भैया H2O क्यों डाल दिया है? भैया देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप Al को कराते हैं इसलिए H2O डाल देते हैं ताकि रिएक्शन प्रॉपरली काम करे, मतलब रिएक्शन टेक प्लेस हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो भैया यहाँ पे सीधा आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्यों ले आए? ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड क्यों नहीं लाए? जो कि मेटल ऑक्साइड आपने किसमें करवाया था? किसमें करवाया था? याद करो, एसिड के साथ करवाया था। तो भैया जो बेस होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया थोड़ा सा बीच में हिंट दे दिया है कि मेटल ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, बेस को बेस के साथ क्या मिलाना? ठीक है, तो NaOH को CO2 जानते होंगे। C कार्बन जो होता है क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है, तो उसका ऑक्साइड क्या होगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा। उसको कराने के बाद आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, मतलब सेम वही चीज क्या मिल रहा है? बेस प्लस नॉन मेटेलिक, सॉल्ट प्लस वाटर। याद करोगे किसमें मिल रहा था?
एसिड को जब हम करा रहे थे किसके साथ करा रहे थे, याद करो किसके साथ करा रहे थे, जब वाटर मिल रहा था, याद करो मेटल ऑक्साइड के साथ करा थे ना बेटा। चलो फिर उसके बाद भैया ये रिएक्शन एकदम क्या बताऊं, इसको तो इतनी बार देखा देखते देखते लगा कि बस यही वो है जो हमारी मंजिल है। ठीक है, चलो इसको रिएक्ट कराएंगे SO3 के साथ तो मिलेगा CaSO4 और H2O। ठीक है बेटा, चलो वीडियो लंबा ना करते हुए जल्दी से इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये है वन शॉट। क्या है, वन शॉट। डाइल्यूशन नहीं कराऊंगा पहले, उसके पहले एसिड और बेस का रिएक्शन करा दूंगा। हाँ तो भैया अभी तक तो इनको एसिड को किसी और के साथ कराया, बेस को किसी और के साथ कराया, अब इनको आपस में मिलाते हैं, इनकी दोस्ती कराते हैं। ठीक है, तो देखो कहते नहीं है एक कमजोर एक शैतान बच्चा बैठा हो तो शैतान बच्चा उसको दबाता रहेगा कि नहीं दबाता रहेगा, और एक वही रिएक्शन दूसरा हो कि उधर शैतान इधर कमजोर, तो यही चीजें चलती रहेंगी। पर अगर दोनों शैतान या फिर दोनों मासूम हो तो क्या होंगे, शांत होकर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। याद करो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। यही तो सेम चीज मिल रही थी, किसमें मिल रही थी यहाँ पे। जल्दी कहाँ गई, ये आ गई, अरे खुल जा बेटा। यहाँ पे क्या मिल रहा था, सॉल्ट, अरे काटना नहीं था, दिखाना था। सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। यहाँ पे भैया देखो मेटल है, ऑक्साइड, यहाँ पे तो एसिड है ही, एसिड है। यहाँ पे क्या मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड किसकी जगह ले रहा है, बेस की जगह ले रहा है, क्योंकि बेस को रिएक्शन करने के बाद भी क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे ऊपर निकल गया, ये आ गया। तो जब हम क्या कराते हैं किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड और बेस के साथ कराते हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे से मिलाते हैं, तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों के अपने कैरेक्टर्स भूल जाते हैं। ठीक है, और वो न्यूट्रल होके बैठ जाते हैं। तो जैसे HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मिलता है NaCl प्लस H2O। NaOH कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं इसको, वही आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिर आते हैं HNO3 को कराते हैं MgOH के साथ तो मिल जाता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और क्या, वाटर। ठीक है, ये रिएक्शंस मेनली जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैंने ले आया हूँ आपके लिए, लेकिन ये भी याद रखना सॉल्ट मिलने वाला है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, H कैसे चेंज कर रहा है, ये सब थोड़ा समझते जाओ। ठीक है, आगे आपको मदद करने वाला है बहुत ज़्यादा ये। आते हैं डाइल्यूशन के साथ। भैया पूरे चैप्टर में आपने अभी तक डाइल्यूट इतना बोला कि हमारे कान पक गए कि नहीं पक गए, पक गए ना, नहीं पके क्या, अरे वाह मानना पड़ेगा, तब तो तू बहुत अच्छा बच्चा है। तो डाइल्यूशन क्या होता है भैया, सीधी सी बात, देखो मेरी बात को, एक एसिड लेते हैं, एसिड के अंदर उसका कंसंट्रेशन बहुत पास, मतलब उस एसिड मतलब एसिड के अंदर क्या होगा, एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स पास होंगे। लेकिन उसको अगर हम वाटर में ऐड कर दें, क्या कर दें, वाटर में ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और एक चीज याद रखना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है पहले लेक्चर में बता चुका हूं, जिसने नहीं देखा प्लीज जाओ देख के आओ। ठीक है, अरे नहीं भैया इतना कष्ट मत कराओ, बता देता हूं, मैं बता देता हूं। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, जब वो प्रोसेस हो तो हीट उसके अंदर से रिलीज हो, और एंडोथर्मिक में हीट आपको उस प्रोसेस को कराने के लिए देनी पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि भैया एक बड़ा जैसे वाटर ले लिया तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। क्या, एक ड्रॉप ऐड की, फिर थोड़ा सा रुके, फिर ऐड किया, फिर थोड़ा सा रुके, फिर ऐड किया, फिर थोड़ा सा रुके, फिर ऐड किया। एक अगर आप कर दें तो क्या होगा, बूम। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि डाइल्यूशन में ये बताओ कि वाटर में हमेशा एसिड ऐड किया जाता है, एसिड में वाटर क्यों नहीं ऐड किया जाता, तो भैया आपको पता होगा क्योंकि ये होती है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एसिड एंड बेसेस आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड दे कैन बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस उसके मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है तो उतना वो कंसंट्रेशन नहीं रह जाता, इसलिए उसको डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपके लिए द विजन की तरफ से एक फोटो भी ऐड कर दी गई है। ठीक है, कितने अच्छे हैं विजन वाले भैया, मतलब आप भैया की टीम आपका कितना ध्यान रखती है, देखो फोटो दिखा के एकदम बढ़िया खिलाए हैं। ठीक है, चलो आगे करें भैया। आगे आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये क्या है
भैया यहाँ तक आपने पढ़ लिया एसिड के बारे में, बेस के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं इनकी मजबूती के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? इनकी मजबूती के बारे में कि किस में कितना है दम। आओ देखें किस में कितना दम है। तो भैया एक स्केल दैट इज यूज्ड टू मेजर। अब भैया एक स्केल बनाते हैं, तो क्यों बना रहे हैं ये स्केल? क्या मिल जाएगा ये स्केल बनाने से? भैया ये स्केल बनाएंगे तो जैसे हाइट नापते हैं ना, मेजर करते हैं कि भैया ये 4 फुट का है, ये 5 फुट का है, भैया तो 6 फुट के हैं, है ना कि नहीं है? तो वैसे ही एक स्केल बनाते हैं जिसमें जो सबसे कम होगा वो सबसे दमदार होगा, जो सबसे पीछे होगा वो भी सबसे दमदार होगा, लेकिन जो बीच का होगा वो दमदार नहीं होगा। ठीक है, तो मजाक था, लेकिन ये रियलिटी इस स्केल में ही होने वाला। तो हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से 14 तक की, और बीच में क्या करते हैं? 7 को रखते हैं। 7 क्या होता है? एकदम न्यूट्रल, ना ही बेस है ना ही बोलो एसिड है। ठीक है, समझ में आया? तो जिसमें सब 0 है वो एकदम हाईली कंसंट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा। अब ये हाईली कंसंट्रेटेड, और इसका मतलब क्या होता है भैया कि देखो मेरी बात को समझना। अभी आप पढ़ रहे थे कि H आयन मतलब हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करे, तो जो जितने मतलब ये तो भी हो सकता है भैया एसिड को आपने वीक क्यों कह दिया? ठीक है, क्यों कह दिया आपने CH3COOH को आपने कैसे कह दिया कि ये वीक है? ये भी तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। देखो बेटा क्या होता है कि जब इसको ऐड करते हैं हम किसमें? वाटर में। क्या करते हैं? वाटर में ऐड करते हैं। तो ठीक है, ये उतने ज़्यादा आयंस मतलब उतने हर एक मॉलिक्यूल्स इसका ब्रेक होके प्लस, सॉरी उल्टा लगा दिया इसमें, निगेटिव प्लस में नहीं ब्रेक होते, कुछ रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे HCl हो गया, इसमें बहुत सारे लगभग मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो कौन सा मतलब किस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं आयंस में और किसके कम? तो क्या होता है कि उतने जितने ब्रेक होंगे उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। तो इसमें पीएच का मतलब यही होता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो सबसे देखो यहाँ पे जो होगा क्या होगा? 0 पे होगा, इस पे बहुत ज़्यादा आयन्स होंगे हाइड्रोजन। मतलब ये एसिड ऐसा है कि जैसे इसको आप वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये तुरंत ब्रेक हो, ज़्यादा कर मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू वीक एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? कोई कंफ्यूजन? तो इसके लिए ये तो ठीक है भैया। अब ये कैसे बताएंगे कि इसमें से मैं किसको नंबर 1 दूं, किसको 2 दूं, किसको 4 दूं, किसको 5 दूं, किसको 7 दूं? भैया मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा। ऐसे क्या किसी को भी कहीं भी ब्रेक देना? ना 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 ना, किस लिए परेशान होना है? हर चीज का एक समाधान होता है, उसके लिए है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है? ये होता है मिक्सचर होता है नंबर ऑफ इंडिकेटर्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट पीएच वैल्यू में वो डिफरेंट कलर देता है। ठीक है, तो एकदम अगर एसिडिक है तो क्या देने वाला है? एकदम खतरे का निशान। ठीक है, और यहाँ पे देखो एकदम पर्पल टाइप में दे रहा है। ठीक है, न्यूट्रल में एकदम ग्रीन देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ यहाँ तक। ठीक है, इसको खींचने का या लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। भैया ये तो समझ गए कि पीएच का, पर पीएच का काम क्या होता है? मतलब होगा ठीक है 7 है, 3 है, 4 है, 5 है, रहने दो, हमें मोह माया से क्या मतलब? नहीं बेटा, मतलब है। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया गया डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको अच्छे से पता होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, कई होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो आपको एसिडिटी होने लगती है। क्या होने लगती है? एसिडिटी होने लगती है। तो आप जाते हो और इनो लेके आते हो। तो इनो जो आप लेके आते हो, इनो जो आप लेके आते हो, ये क्या होता है पता है आपको? पता है आपको? देखो आपके स्टमक में एक एसिड होता है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो HCl जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो HCl अच्छी खासी मात्रा में प्रोड्यूस अंदर से स्टमक में अपना काम करने लगता है, तो उसके कारण आपको एसिडिटी होने लगती है, दिक्कत होने लगती है ना एसिड के कारण। तो आप क्या करते हो? इनो खा लेते हो, तो सीधा सिर्फ 6 सेकंड में जो रिलीफ मिलता है वो पता है क्यों मिलता है? क्योंकि जो इनो खा रहे होते हो ये होता है बेस। क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है भैया, ये बेस होता है। जैसे कि आप बेस खाओगे, एसिड के साथ मिलेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलो
ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देने के बाद क्या होगा भैया, हमें एसिडिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए इनो आपको आराम दे देता है। अब इनो में होता क्या, यही बता दूं, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने बनाया था ना, बस वही होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोलते हैं इसको। फिर आते हैं पीएच लेट्स टू टूथ डीके। ये क्यों होता है, पीएच से आपके दांतों को क्या प्रॉब्लम? अगर आपका पीएच चेंज हो रहा है तो उसमें दांतों क्या दिक्कत? दांत तो भैया बहुत मजबूत होते हैं, देखिए ऊपर इनेमल होता है, सबसे स्ट्रांग होता है कि नहीं होता? नहीं बेटा, देखो होता क्या है कि जब आप रात में, जैसे कभी आप अगर टेस्ट करना हो तो कभी बिना रात में बिना ब्रश किए सो जाओ, कुछ जो आपके फूड पार्टिकल्स आपके टीथ होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं ना भैया, आपके होंगे ऐसे, हमारे नहीं है। ठीक है भैया, आपके नहीं होंगे। ये स्पेस होता है, इसमें मान लो कुछ फूड पार्टिकल्स आपका फंस गया। अब इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास इतना बड़ा पेट या इतना बड़ा स्टमक नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर ही निकाल देते हैं और बाहर ही उसको पचा के अपना सिर्फ क्या ले लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। तो वैसे ही इसमें क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं और वहाँ पे क्या कराते हैं, अपना डाइजेशन करते हैं आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं, और उसके बाद अपना तो वो एनर्जी ले लेते हैं। पर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, पीएच चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, पीएच चेंज हो जाता है। पीएच चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, टूथ डिके होने लगता है। इसीलिए हमें फिर डॉक्टर पूछता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो उसमें वो नमक बेसिक नमक होता है। ठीक है, कैसे होता है बेसिक, अभी बताता हूँ क्यों होता है, कौन सा एसिडिक सॉल्ट होता है, कौन सा बेसिक सॉल्ट होता है। चलो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। अब क्या है केमिकल वॉरफेयर, इसका मतलब ये नहीं कि आप भैया एसिड फेंक के आपके ऊपर फेंक के मार देता है बैक्टीरिया, नहीं मारता ना, मतलब बैक्टीरिया नहीं, मतलब जो जैसे चींटी हो गई, बींस मतलब मधुमक्खी हो गई। ठीक है, तो भैया ये क्या करते हैं भैया, जैसे कि मधुमक्खी ने किसको काटा है बताओ भैया, याद दिला दिए, बहुत भयंकर मुंह हो जाता, 3 दिन तक स्कूल नहीं जा पाया था। हाँ, तो क्यों होता है, क्योंकि भैया वो आपके अंदर एक अपना बॉडी से एक एसिड इंजेक्ट कर देती है। क्या कर देती है, एसिड इंजेक्ट कर देती है। इसीलिए कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि कई लोग देखो कहते हैं उसमें बेकिंग सोडा रब कर लो तो क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है। इससे क्यों रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि उसने एसिड छोड़ा है, और जैसे कि आप उसमें बेस रब करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। कुछ लोग खेतों में बहुत ज़्यादा फसल लेने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने के कारण क्या हो जाता है, सॉइल एसिडिक हो जाती है, सॉइल एसिडिक हो जाती है। जैसे ही सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसमें आप चूना कैल्शियम ऑक्साइड को पानी मिलाते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के सीधा डाल देते हो, तो वो क्या हो जाता है भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, और फिर से ज़मीन आपकी वैसे ही उपजाऊ हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया भैया? कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताओ। अब आते हैं सॉल्ट की ओर। तो जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं उसको बोलते हैं NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसको कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। और इसको प्रोड्यूस कराते हैं, कहाँ से मिला था, अभी थोड़ा देर पहले ही वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना, ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी कि नहीं, इनको रिएक्ट करवाए थे तो क्या मिला था, NaCl प्लस बोलो H2O। याद है बेटू, ये है एसिड, ये है बेस। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे, आओ देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इसको कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। किसको, NaOH को, जिसको आप भैया बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि नहीं होता है। इसको बनाएं कैसे, अब देखो ब्राइन ले लेते हैं। ब्राइन क्या होता है, अरे भैया ये क्या छोटी छोटी बातें आप बता रहे हैं, हमको पता है। जिसको नहीं पता तो सुन लो, क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जैसे ही आप इसमें डिप करोगे, मतलब एक ऐसा कंटेनर ले लो जिसमें इधर से ओपन हो, इधर से ओपन हो, इधर से ओपन हो, इधर से ओपन हो। ठीक है, बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हो। ठीक है, मेम्ब्रेन लगी हो भैया, यहाँ से आप एक लगा दो एनोड, एक लगा दो कैथोड। ठीक है, दोनों को भैया ये कैसे हवाबाजी कर रही है आपकी। ठीक है, कनेक्ट कर दो एक बैटरी से। इधर कैसे कनेक्ट हो रहा है ये, जॉइन मत हो जा, एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। इधर एक बैटरी रख दो। ठीक है,
उसके बाद जैसे ही आप बैटरी से करंट चालू करोगे तो एक जादू होगा। जादू क्या होगा कि भैया Na देखो पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ जाने लगेगा, Na किस तरफ जाने लगेगा, उधर जाने लगेगा कि नहीं जाने लगेगा, और जो इधर Cl होगा वो ऐसे आने लगेगा। सॉल्ट में NaCl लिया है, याद रखना, ठीक है, और वो इधर आने लगेगा, ठीक है, और Na उधर जाने लगेगा, OH इधर आने लगेगा, निगेटिव है, और H+ उधर जाने लगेगा। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकल जाएगी, इस वाले ओपन एरिया से, और क्लोरीन गैस इधर से निकल जाएगी। जो इधर से निकलेगा आपका सॉल्यूशन वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमेशा पूछ लेता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस साइड से निकलेगा, तो याद रखना कैथोड की तरफ से निकलेगा। किसकी तरफ से निकलेगा, कैथोड की तरफ से निकलेगा। समझ रहे हो बच्चों? चलो बस इतना था, एकदम खत्म कहानी। बना लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, हवा बनाए थे इसको। कितने मिनट बना लिए बताओ, कितने मिनट तुम ही बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। कितने मिनट का वीडियो हो गया, 45 मिनट का। जल्दी खत्म करते हैं यार इसको, 1 घंटे के अंदर खत्म करना है, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्या मतलब वन शॉट का ये। ब्लीचिंग पाउडर में आते हैं, कॉमर्शियली कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोरिनेट लाइम भी बोलते हैं। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं भैया, ये तो मुझे पता है क्या है, स्लेक लाइम है। क्या है ये, स्लेक लाइम है। इसमें आप क्लोरीन ऐड करो और 313 केल्विन में हीट करो। कितने में, 313 केल्विन, 313 केल्विन में। भैया केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तीनों चेंज करने आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसका यूज़ क्या क्या होता है भैया। देखो ब्लीचिंग पाउडर जो कि है पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। देखो भैया ब्लीचिंग पाउडर एक तरीके से एक ऐसा पाउडर है कि अगर आप यहाँ पे अपने शर्ट में लगा दो ड्रॉप करके तो यहाँ का पूरा कलर गायब कर देगा, तो ठीक है। कॉटन वगैरह में भी यूज़ होता है, ठीक है, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है, क्योंकि बड़े बड़े कपड़ों को बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ी सी फैक्ट्री इमेजिन करो, मैं ऐसे बता नहीं पा रहा हूँ आपको, बड़ी सी फैक्ट्री इमेजिन करो, उसमें खूब सारा आपको टेक्सटाइल का काम हो रहा है, बड़े बहुत सारे कपड़े हैं, अब कितने सारे गंदे होंगे ना, तो एक बार में उसको ब्लीचिंग पाउडर में डिप करके साफ कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने का काम आता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म भैया बताओ जल्दी से। क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्या होता है। क्लोरोफॉर्म भैया पहले आपने मूवी में देखा होगा, एक रुमाल निकालो, नाक पे लगाओ, बेहोश करो और ले जाओ किडनैप करके, तो वो होता है क्लोरोफॉर्म। भैया किडनैप करने वाला एग्जाम्पल ही क्यों दिया, आप ये भी तो बोल सकते थे कि पहले ऑपरेशन वगैरह में यूज किया जाता था, ठीक है, बेहोश करने के लिए। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी को ऑक्सीडाइज कराना हो तो इसको यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है। भैया यहाँ पे आपकी बुक में कई जगह लिखा होगा CaOCl2, तो भैया वही चीज है, कंफ्यूज मत होना मालिक को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, बेकिंग सोडा की ओर आते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, आओ देखते हैं। बेकिंग सोडा इज अ केमिकली नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये, बेकिंग सोडा सॉरी। तो इसके लिए क्या करते हैं, NaCl लेते हैं, कॉमन सॉल्ट लेते हैं, वाटर लेते हैं, NH3 अमोनिया लेते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके बाद क्या होता है भैया, इसके बाद जैसे ही आप इसको फर्दर थोड़ा सा आप रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराने के बाद NH4Cl और NaHCO3 मिल जाता है, ठीक है। अब भैया किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो हमने पढ़ के आया, ठीक है। तो जब क्या होता है कि जो आपको ये मिल जाता है NaHCO3, जिसको आपने बोला सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोला, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है, यही आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, ठीक है, समझ में आया। अब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं अबव 543 केल्विन टू कन्वर्ट इनटू N2CO3। इसको क्यों कन्वर्ट करा रहे हैं 543 केल्विन देके, क्या मतलब है इसका, क्या फायदा है, ये अभी आप आगे पढ़ोगे जब आप वॉशिंग सोडा इसी से रिलेट करके बनाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको यहीं पे समझा दिया कि आप इसको क्या करते हो, 543 केल्विन में हीट करते हो, तब ये सोडियम कार्बोनेट मिलता है। यहाँ पे किसने लिख दिया, Na2 लिखो इसको, ठीक है, Na2CO3 प्लस CO2 और H2O मिलता है, ठीक है भैया। भैया ये बताइए, जो हम ब्रेड बनाते हैं उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बड़ा मिलता जुलता नाम लग रहा है, कुछ है क्या इनसे बीच में कोई रिलेशन, तो भैया है ना, क्यों नहीं है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड द माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ड्यूरिंग ब्रेड प्रिपरेशन।
द रिलीज ऑफ CO2 कॉज द ब्रेड टू राइज स्वेल। ये क्या बोल दिए भैया, चलो मैं बताता हूं आपको, एक सेकंड लिखो, NaHCO3 प्लस माइल्ड एडिबल एसिड, कौन सा, टाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। टाइट्रिक एसिड क्या होता है, अरे यार इमली में जो होता है भाई कितना आसान सा है, ग्रेप्स में जो होता है टाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, CHOH COOH, ये होता है ना बेटा, अभी तो इधर से बनाऊंगा ना, ये C नहीं है भैया, ब्रैकेट है, जिसको C लगे वो मुर्गा बने, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसको रिएक्ट कराते हो तो पता क्या मिलता है, पता क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है। कौन सा सॉल्ट मिलता है, वो सॉल्ट का नाम होता है CH, फिर इधर से CH, साइड हो जाऊंगा अभी, स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा लिख दो सही से, COONA, ठीक है। और क्या मिलता है इसके साथ, CO2 प्लस क्या मिल जाता है, H2O, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे वर्टिकली लिखा हूँ, हॉरिजॉन्टली आप लोग अपनी कॉपी में हॉरिजॉन्टली लिखें। तो इसमें क्या होता है भाई, जैसे कि आपने इतना बढ़िया पेस्ट लिया आटे का, ऐसे रखा, इसमें बेकिंग थोड़ा सा क्या लिया, बेकिंग सोडा के साथ माइल्ड एडिबल एसिड ऐड कर दिया, तो जैसे ही उसको आपने पकाया तो वो उसमें CO2 रिलीज हुई। CO2 क्या हुआ, उसके बीच में ट्रैप हो गई, ट्रैप होने के बाद जब वो पक गया, पूरा ट्रैप होने के बाद जैसे CO2 निकली, वो रिलीज हुई, जगह बनी, ऐसे ट्रैप हो गया। फिर उसके बाद जब आप उसको कट करके देखो तो देखो उसमें छोटे छोटे टीनी टीनी पोर्स होते हैं, वो टीनी पोर्स जो बन जाते हैं वो किस चक्कर में बन जाते हैं, CO2 के कारण बन जाते हैं, इसीलिए आपको ब्रेड इतना सॉफ्ट लगता है, ठीक है। किसने किसने खाया ब्रेड, भैया आज ही तो नाश्ते में खाया था, नहीं खाया था। आते हैं बेकिंग पाउडर के बाद और भी था ना उसमें, ठीक है। और इट इज एक्ट एज एंटासिड्स यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। एंटासिड्स, अरे बेटा, अरे एसिडिटी में जो काम आए, हेल्प करते हैं ना, एसिडिटी हो जाए तो जो आप खाते हैं उसको इनो जो वगैरह यूज कर रहे थे ना, वैसे ही एंटासिड्स, ठीक है। अब आते हैं वॉशिंग सोडा कितने मिनट की हो गई क्लास 1 घंटे में वाइंड अप कर देंगे भैया, ठीक है। तो भैया वॉशिंग सोडा के लिए अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई कि अरे ये नहीं बेटा, बेकिंग सोडा को 543 केल्विन में ऐड करो, मतलब हीट करो, ऐड नहीं करो, तो आपको मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या करो, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है, और CO2 प्लस H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट को उठाओ और इधर ले आओ, सोडियम बाइकार्बोनेट को इधर ले आओ, इसमें 10H2O को लाओ और उसके साथ क्या, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है, क्रिस्टलाइन मतलब होता है जैसे कि जिसमें वाटर केमिकली बाउंड हो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, जैसे इसमें 10 H2O बाउंड है, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन कराओ, इससे आपको मिल जाएगा Na2CO3.10H2O, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। यही होगा आपका बेकिंग सोडा। तो इसमें क्या होता है, ये आप नॉर्मल डोमेस्टिक यूज वगैरह पर्पस के लिए बनाते हैं, जैसे कपड़े वपड़े धोते हैं ना वॉशिंग पाउडर से, वॉशिंग सोडा है यार, हाँ भाई, ठीक है। इट यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। भैया ये क्वेश्चन मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप 10th में हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। MCQ में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा कि भैया बताओ जल्दी से कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी की परमानेंट हार्डनेस को क्या करता है, रिमूव करता है। फिर उसके बाद इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कहाँ होता है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में भी ये यूज होता है। हमारा आज का आखिरी टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है जिप्सम, किसे क्या बोलते हैं, जिप्सम, ठीक है। ये देखो ये तो जिप्सम है ना, इसमें 2H2O लगाओ, .2H2, ठीक है। CSO4.2H2O को 373, कितना 370, बेटा तीनों के टेम्परेचर याद रखना, अभी तक बताया हूँ 3 टेम्परेचर बताया हूँ, एक तो 313 वाला बताया हूँ, एक 573 बताया हूँ, एक 373, 573 था ना, क्या था, नहीं देखो अभी बताया हूँ आपको, हाँ देखो 543, सॉरी 73 नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं आप 373 केल्विन में हीट करोगे, हीट करने के बाद आपको मिल जाएगा वही उधर का सामने का सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा 3/2H2O मतलब 1:1/2H2O
उससे हट जाएंगे, ठीक है। जो ये बन जाएगा यही हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या होता है और समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से आप क्या कर दो, अगर पानी में ऐड कर दो। अब देखो भैया, ये पहले हीट करके निकाली गई, तो जब वापस से क्या करोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में ऐड करोगे तो ये कुछ ना कुछ हीट रिलीज करेगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, ठीक है। ये आप टॉय वगैरह में, कॉस्मेटिक्स, कास्टिंग वगैरह में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आप छत में डिजाइन वगैरह डालते हैं ना, पीओपी वगैरह से डलवाते हैं, आपका हाथ टूट, जैसे सबसे बड़ा, जैसे लोगों के फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर होने के बाद क्या होता है, उसको कि आप मूव ना करो, एकदम इतने में स्टेबल करना होता है। अब आपको भैया इतने बड़े बड़े स्टील लोहा तो नहीं लगवा देंगे आपके हाथ में कि आप हाथ ही ना उठा पाओ, भाई ऐसे चलो, ठीक है। इसलिए आप यूज करते हो पीओपी। पीओपी जैसे ही आप इसमें करते हो, एक्सोथर्मिक होती है, तुरंत वो सूख जाता है और एकदम हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के क्यों हार्ड हो जाता है? क्योंकि फिर से वो जिप्सम बन जाता है। जिप्सम एक तरीके से मान लो कि हार्ड पत्थर टाइप हो जाता है उसकी हार्डिटी, ठीक है। इतना भारी नहीं होता बस, ठीक है। प्रोवाइडिंग इमोबिलाइजेशन एंड सपोर्ट फॉर द फ्रैक्चर्ड बोन। तो प्यारे बच्चों, यहीं से होता है आपका चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच। लिख दिया जाए प्यारे बच्चों के लिए अपने। थैंक यू वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और जल्दी अब अगला चैप्टर का वीडियो आएगा, इस वीडियो खत्म करो। और भैया देखो, वीडियो को पॉज कर करके आपको क्या बनाती रहनी है, नोट्स बनाती रहनी है, ठीक है। इसी से आपकी नोट्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम में मैं इसकी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, पर हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट होती हैं, ठीक है। टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।